नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथी योगेश पांडे। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके को कांग्रेस में शामिल किए जाने को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है और इस बारे में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई थी। बैठक के बाद सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक समूह का गठन किया है और इस समूह में कौन से नेता होंगे इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन इन नेताओं की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े राजनीतिक चुनौतियों से निपटने की होगी। और कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी नव संकल्प चिंतन शिविर लगाएगी। यह शिविर 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में होगा और 3 दिन का होगा। शिविर में देश भर से 400 नेता शिरकत करेंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर से मिले सुझावों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया था और प्रशांत किशोर से इस ग्रुप के सदस्य के तौर पर पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर के प्रयासों और सुझावों की सराहना करती है, जबकि प्रशांत किशोर ने खुद भी ट्वीट कर कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया है। बीते कई दिनों से प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शामिल होने के लेकर अटकलें जारी थी और उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी थी, लेकिन प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होने से इनकार करना इस बात को बताता है कि यह बातचीत परवान नहीं चढ़ पाई। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि पीके को लेकर के जिस तरीके से जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कयासबाजी चल रही थी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के, लगातार बैठकें भी चल रही थी, लेकिन अंत में आखिर निष्कर्ष यही निकल करके आया कि पीके अब कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं मेहमान, आपका परिचय करा देते हैं। राहुल आनंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीके ठाकुर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीके ठाकुर साहब जी। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मोहित रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए मोहित जी से आएंगे। सीके ठाकुर साहब जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। क्या वजह रही है आखिर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बैठकें की गई कांग्रेस के प्रवक्ताओं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, तो ये कहा जाने लगा कि नहीं, अब बिल्कुल ये तय हो गया है कि पीके अब कांग्रेस का हिस्सा होंगे, केवल ऐलान होना यानी बाकी है। बिल्कुल लगभग लग रहा था कि सब कुछ फिक्स हो गया, तय हो गया, लेकिन अंततः जब कल जो देखने को मिला, जो ट्वीट सामने पीके ने खुद कर दिया कि उन्होंने इनकार कर दिया, रणदीप सुरजेवाला ने भी ये जानकारी दी। आखिर क्या वजह रही है कि पीके की एंट्री नहीं हो पाई कांग्रेस में? जी योगेश भाई, सबसे बड़ी बात है कि पीके का हम्म। कांग्रेस स्वागत कर रही है, आज भी करती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं हम्म। जहां आप दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते। हम्म। तो पीके जी का कहीं ना कहीं प्रशांत जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर था टीआरएस के साथ। हम्म। तो उसको कांग्रेस को ऐसा, मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात पे बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से यही मुद्दा हुआ होगा। आप दो जगह कदम ना रखें, कि कहीं ना कहीं जहां कांग्रेस को कोई डैमेज कर रहा है और आप उनके साथ भी हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लिए अपच वाली बात होगी। मुझे लगता है कि यही एक कारण रहा होगा। ऐसे प्रशांत किशोर जी के जितने सुझाव आए, लोग सब पे सहमत भी थे, लेकिन अब प्रशांत जी किस मुद्दे पे कहा कि मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, ये तो वही बताएंगे। और कांग्रेस उनका आज भी स्वागत करती है कि ठीक है, प्रशांत जैसे लोग रहें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ काम करें।
यही मुद्दा रहा होगा मेरे ख्याल से। इसका जिक्र कर रहे हैं, जो उनकी कंपनी है जिसके साथ आप कह रहे हैं कि दरअसल उनका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं टीआरएस के साथ नजर आ रहा है, ये बात ठीक है। कहीं ना कहीं आपके नेताओं के अंदर जो शंकाएं थी, वो चाहे टीएमसी को लेकर के हो, टीआरएस का आपने जिक्र किया, दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईपैक का जो संस्थापक है, भले ही वो रहे हों, लेकिन अब उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम कर रही है और पीके साहब अपना काम कर रहे हैं। तो क्या उनकी बातों पर आपको विश्वास नहीं हो पाया? विश्वास तो हुई, तभी तो लोग बात आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब क्या कहा जाए, उनका पेपर तो लोग चेक नहीं कर सकते, कौन सी कंपनी बनाए, उनके साथ कौन कौन थे, क्या उनका इंटरनली रिश्ता है। तो लोग संशय की स्थिति तो रहती है कि आप कहीं हैं तो फिर वहां से आप उनको भी चलाएंगे और हमको भी चलाएंगे, किसकी रणनीति कहाँ बनाएंगे, ये प्रॉब्लम तो आएगा। शायद यही रहा होगा। चलिए राहुल जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट ले लेते हैं। मोहित रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मोहित जी, क्या लगता है ये पूरा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, जो लगातार मीटिंगें हुई, 3 बार लगातार सोनिया गांधी से मीटिंग हुई प्रशांत किशोर की, उसके बाद सोनिया गांधी ने खुद अपने आवास पर अपने सीनियर लीडर को बुलाया और बैठक हुई, उस पर तमाम सारी मंत्रणा हुई, क्या वजह रही होगी? ये पूरा जो घटनाक्रम रहा, किस नजरिए से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, प्रशांत किशोर से मुलाकात जाहिर है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में बुलाना चाहते थे। 2% की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जो ये प्रशांत किशोर का जो मना करना है, उनका ये भी हो सकता है, या ये भी अफवाहें फैल रही है कि प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि गांधी परिवार को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये बात तो सही है, गांधी परिवार इससे काबिल नहीं है अभी कि कांग्रेस को दोबारा जिंदा कर सके। जो खास नेता थे गांधी परिवार के, जिनमें थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी था, वो जा चुके हैं, वो नहीं रहे। और लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, और राहुल गांधी के इस पर कहने की बात है कि मतलब जनता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पप्पू कैसे सरकार संभाल सकता है, देश को कैसे चला सकता है। प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी के रूप में पेश करने का मतलब ये तो है नहीं कि प्रियंका गांधी सरकार चला लेंगी। अब जब प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो प्रशांत किशोर को हैंडओवर किया जाए और इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, इन लोगों को इसलिए वापस जाना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस ने जितने घोटाले किए हैं, अगस्ता घोटाला, वाड्रा डीएलएफ घोटाला, ये सारे घोटाले भी जनता की नजर में है और जनता जानती है कि ये काबिल नहीं है और देश को लूट बेच के खाएंगे। तो इस हिसाब से तो इनको वापस चले जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा दे दे और प्रशांत किशोर ना भी है तो भी सरकार कुछ सीटें कुछ स्टेट में ला सकती है, लेकिन अगर परिवारवाद इनमें जारी रहा तो ये नामुमकिन है कि इनकी, अब ये बिल्कुल अंधकार में जारी है इनकी पार्टी। हो सकता है कि अगले 10 सालों में, अगले 15-20 सालों में हमारे बच्चों को इनके कांग्रेस कोई पार्टी की, कोई सरकार कांग्रेस की सरकार की शायद ही किसी को पता रहे। तो इनको समझना चाहिए और थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल, विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो इनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी बरकरार रहेगी, तो वो भी खत्म हो जाएगी। जी राहुल जी, आपका क्या मानना है पीके साहब को लेकर के? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये बात कह रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी आज जिस पोजीशन पर बैठी हुई है, 2014 में पूरी तरीके से पीके का समर्थन रहा, पीके की पूरी स्ट्रेटजी रही है और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और इस मुकाम को हासिल किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें देश के अंदर की जो आंधी थी वो नरेंद्र मोदी जी के फेवर में थी और बच्चे के मुख से यही आवाज निकलता था कि मोदी मोदी मोदी। तो एक आंधी था। मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि चुनावी रणनीतिकारों की आवश्यकता जरूर होती है पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन उसके ऊपर आश्रित हो जाए ये कहना गलत है। और कांग्रेस आज के समय में उसके ऊपर आश्रित हो चुकी है। अगर 2014 की बात को अगर छोड़ दी जाए तो उन्होंने यूपी की भी तैयारी की थी, यूपी में उनको हार मिली, ऐसे करके 2-3 स्टेट में वो गए, वहां हार मिली। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वहां भी लगभग उन्होंने ये तय कर लिया था कि ममता दीदी आएगी लेकिन भाजपा भी रहेगी विपक्ष में। तो ये आश्रित हो जाना, थोड़ा योगेश जी आवाज इको हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक करवा रहे हैं आपकी आनंद जी। और दूसरी बात अगर इस पे देखा जाए कि ये कहना कि प्रशांत किशोर
कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए। ये हो सकता है कि उनकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रही होगी जिसको वो पूरा ना कर पाई हो सोनिया गांधी जी, या फिर ऐसा भी देखा जा सकता है कि जो सोनिया गांधी जी द्वारा गठित जो कमेटी है जिसको विशेष अधिकार प्राप्त है, उस वो जो प्रस्ताव सोनिया गांधी जी ने उनको दिया था वो उनको आकर्षक नहीं लगा। या इसके ऊपर एक और मंथन किया जा सकता है, जो तीसरा पहलू है वो ये हो सकता है कि भले प्रशांत किशोर ने ये कह दिया कि मेरी डिजिटल कंपनी जो है आईपैक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक सोचने का विषय जरूर है कि अगर लेना देना नहीं है तो कांग्रेस की रूपरेखा तैयार करने के तुरंत बाद वो हैदराबाद चले जाते हैं, वहां पर जाकर मिलते हैं, तेलंगाना के चुनाव राष्ट्र समिति के सदस्यों से मिलते हैं। तो ये जरूर प्रेरित करता है कि वो दो नाव पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह अपनी वो छवि बनाने की प्रयास कर रहे हैं, दूसरी जगह वो कमाने का भी स्रोत ढूंढ रहे हैं। अगर चौथे पहलू की अगर हम बात करें तो इस पे हम एक बात ये कर सकते हैं कि जो पुराने नेता कांग्रेस के हैं वो मुखर हो गए होंगे प्रशांत किशोर को लेकर, और कांग्रेस को सबसे ज्यादा अभी अपने अंदर चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस की जो रूपरेखा आज के समय में है वो धाराशाही होते जा रही है। जो कभी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, आज वो अपनी विचारों की वजह से धाराशाही होती जा रही है। राहुल जी, इसका परिणाम उन्होंने हर वक्त है। लिया है। अगर देखा जाए, चिंतन, आवाज मेरी मिल रही है? जी जी राहुल जी, चिंतन शिविर का आयोजन करने कांग्रेस जा रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या राहुल जी? योगेश जी, आवाज मेरी मिल रही? हाँ, आपकी आवाज मिल पा रही है, आपको नहीं मिल रही क्या मेरी? के लोगों की बात करते हैं, उनको एक प्रेम, जो एक अलग समुदाय के लिए जो उनका प्रेम है, जिसको बार बार उनके लोग दिखाते रहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जरूर जनता के बीच में बताना चाहता हूं कि जब मस्जिद के पास जब अतिक्रमण पे बुलडोजर चलता है तो सारे कांग्रेसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जा रहे हैं और सुनवाई के लिए राजी करते हैं सीजेएम को। लेकिन वो उस वक्त भूल जाते हैं कि जब 300 साल पुराना मंदिर को धराशायी कर दिया जाता है, उस समय इनका लोकतंत्र कहीं भी खतरे में नहीं रहता है। जो ये प्यार जो दिखाने का जो प्रयास करते हैं और जनता को छल से जीतने का कार्य करते हैं, ये बिल्कुल ही स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा खो चुकी है। और मैं अभी भी गांधी जी के उस बात से सहमत हूं कि जब गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, और जिस प्रकार से कांग्रेस आज खत्म स्वयं हो रही है, ये कहीं ना कहीं उनकी ही देन है। चाहे वो सरकार में पारदर्शिता की बात कर ले, तो पारदर्शिता में भारतीय जनता पार्टी हर वक्त जनता के बीच में मुखर रही है और उनके सारे मंत्रियों पे या उनके बहन और बहनों पे हर वक्त आरोप लगे रहे हैं। और जिसके लिए आज खुद चाहे सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो या उनके परिवार के सदस्य हो, ये सारे लोग जमानत पे ही बाहर हैं। तो ये जरूर प्रतीत होता है जनता के सामने कि जो कार्य करेगा वो जनता के बीच में बना रहेगा। कभी हमारी भी स्थिति बहुत दयनीय थी, आज हमने मेहनत कर उस मुकाम को पाया है जिसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलिदान और खून और पसीना सींच कर इस पार्टी को जहां खड़ा किया गया है, तो इसके नेतृत्व पे फक्र महसूस करते हुए, ये कहते हुए बड़ा ही फक्र महसूस होता है कि आज हम देश का मान सम्मान राष्ट्र व्यापी तरीके से बढ़ा रहे हैं, चाहे वो भारतीय सेना को लेकर हो या कूटनीति व्यवस्था को लेकर हो या फिर अन्य मोर्चों को संभालने की बात हो, वहां हर जगह भारतीय जनता पार्टी सफलता के साथ परचम लहरा रही है। जी ठीक बात। सीके ठाकुर साहब जी, ये महत्वाकांक्षाएं थी क्या वास्तव में पीके साहब की, जो कि कांग्रेस में एंट्री नहीं दिला पाई हैं और दो नाव में सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है? क्योंकि कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो सोनिया गांधी, मुझे लगता है वो आज भी ये चाह रही हैं कि पीके की एंट्री हो जाए, और प्रियंका गांधी का जिक्र करें तो वो भी सॉफ्ट कॉर्नर हैं पीके को लेकर के। हालांकि राहुल गांधी का खेमा थोड़ा सा डगमगाया जरूर है, क्योंकि वो इस बात को बखूबी जानता है कि अगर पीके साहब आए तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जो बातें हैं या उन लोगों का जो वर्चस्व है वो कम हो जाएगा। सीके ठाकुर साहब जी,
चलिए राहुल जी, क्या एक वजह ये भी हो सकती है क्या, जो मैंने कहा कि दरअसल वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि वहां पर तमाम सारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, अगर पीके साहब आए तो उनका वर्चस्व, उनका वजूद जो है वो खतरे में आ सकता है। देखिए, मैंने योगेश जी एक महत्वपूर्ण बात कही थी। मैंने कहा था कि चुनावी रणनीतिकारों पर आवश्यकता राजनीतिक पार्टियों को होती है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड हो जाना ये बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठा पे उठने वाला सवाल है। और ये बात तो जरूर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पीके के आने के बाद जो वो हस्तक्षेप चाहते थे, वो जो चाहते थे कि मेरे द्वारा कांग्रेस रूल्ड की जाए, तो ये बहुत लोगों को पसंद नहीं पड़ा होगा। और कांग्रेस को आज हाशिए पे आने का एक और महत्वपूर्ण कारण उनके द्वारा ली गई डिसीजंस भी हैं। जैसे अभी हाल की मैं आपको बात बताता हूं कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए कांग्रेस ने निलंबित कर दिया। और यही नहीं, असम कांग्रेस के नेता रिपुन बोरा ने पार्टी नेतृत्व पे निष्क्रियता का सवाल उठाते हुए पार्टी के अहम पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये जरूर दिखाता है और दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारों का जो हनन हो रहा है, और जो पार्टी को नेतृत्व कर सके और सही दशा और दिशा दे सके, उसकी कमी महसूस की जा रही है। चाहे वो G23 नेताओं को देख ली जाए, या फिर जो 2 खेमे में जो कांग्रेस बटी है उसके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए, या राहुल गांधी जी की बातों पे भी अगर अमल कर ली जाए, तो वो उतनी गंभीरता से उन सारी बातों को नहीं रख पाते हैं जो एक देश के लिए जरूरी होता है, जो देश के लिए भावनाओं से संबंधित होता है। या फिर भारत की संस्कृति की अगर हम बात कर लेते हैं, तो भारत की संस्कृति और सभ्यता में हमारे यहाँ स्त्री का काफी मान और सम्मान दिया जाता है। या आप कर्नाटका का हिजाब विवाद उठा लीजिए, वहां जो विदेशी डीएनए जो ट्वीट कर देता है और भारत की संस्कृति को जानने के लिए वो अपने आप को परिपूर्ण बताते हैं, ये उनके ट्वीट से ही पता चलता है कि भारत की सभ्यता में महिलाओं को कैसे अधिकार प्राप्त है और महिलाओं को कैसे सम्मान चाहिए, महिलाओं को कैसी इज्जत चाहिए। क्योंकि ये चीज जब नहीं समझ में आएगा तो वो देश को चलाने की बात कोई कैसे कर सकता है। अभी मैं आपके बात से बिल्कुल सहमति रखता हूं कि शीर्ष नेतृत्व की कमी है, और 2 खेमे में कांग्रेस को जो बंटने की बात है ये सामने नजर आता है। सीके ठाकुर साहब जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही। हमने सवाल आपसे ये था, और वही सवाल फिर से पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में कांग्रेस के अंदर जो वरिष्ठ नेता थे उनको भी इस बात का डर था कि अगर प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री होती है तो उन लोगों का जो सियासी वर्चस्व है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वर्चस्व है, उनका जो वजूद है, वो खतरे में आ सकता है। अगर पीके ने कुछ अच्छा कर दिखाया तो आने वाले समय में तो उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो भी संकट में आ सकता है। जी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पीके, क्योंकि युग बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो जनता के प्रति उनका सोच है, तो उस सोच के दायरे में हो सकता है कि ये भी संभावनाएं हो कि जो नेता या जो कार्यकर्ता सक्षम नहीं है उनको थोड़ा मतलब साइड लाइन धरा करके कुछ, ये भी संभावना हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने देखा कि जैसे अभी अमित जी ने कहा कि यहाँ से जाते ही सिर्फ वो हैदराबाद चले गए, जब उनकी कंपनी कहीं ना कहीं, तो पार्टी के पास भी अपना एक स्पाई है, टीम है, जो पता करती है कि ये आदमी कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या है नहीं है, ये भी एक संभावना है। इसलिए बातें दोनों हो सकती है कि कुछ नेताओं को ऐसा लगा होगा कि भाई कहीं हमको साइड लेना जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी जो कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी अलग होती है, सलाहकार अलग होते हैं, तो उनको मोल्ड किया जा सकता है, उनको उस रास्ते पे लाया जा सकता है कि भाई आप ऐसे नहीं, ऐसे काम करो। लेकिन वैसा कोई डर नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, कि वो डरने की कोई बात नहीं थी। सिर्फ ये बात हुई होगी कि पीके दोनों जगह कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने दुहाई दिया कि नहीं, मेरी वो कंपनी नहीं है, मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। जो प्रोफेशनल ग्रुप होते हैं तो वो कई जगह अपने जाल को फैला करके काम करते हैं। ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी दोनों जगह अपना काम करें, तीसरे जगह भी काम करें, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं। इसलिए कांग्रेस को शायद ऐसा विश्वास नहीं होगा, इसलिए उनको उतना तवज्जो नहीं दे पाया।
ऐसा क्या ये नहीं लगता क्या कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार को जो है कांग्रेस को ठीक इस ठीक समय बिल्कुल बेहद आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो जनाधार है वो लगातार घटता चला जा रहा है। तो ऐसे में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, और ऐसे में अगर वर्तमान समय का जिक्र करें तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर ही वो कांग्रेस के नज़र आ रहे थे। तो क्या कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का नहीं साबित होते प्रशांत किशोर? देखिए, अभी वो संभावना खत्म नहीं हुई है। हम्म। अभी पीके ने अपना उठ करके बयान दिया है, लेकिन क्योंकि जो प्रोफेशनल ग्रुप होते हैं तो कई तरह के वो दबाव बनाते हैं, कई तरह की अपनी बातें करते हैं। हम्म। तो बात पैसे की होती है, बात फिर हम कैसे क्या काम करेंगे, ये सब बातें होती है। अभी ये पहले दौर की बातचीत है, उधर तक फिर से आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस को तो जरूरत है ही कि कोई अच्छे सलाहकार मिले, जो अच्छे रणनीतिकार मिले, जो आने वाले चुनाव में उसको जीत दिलाए, उसको आगे बढ़ाए, इसी जरूरत। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस के पास अब ऐसे सलाहकार नहीं बचे हैं जो कि पार्टी को सही दिशा में ले जाए और आने वाले समय में चुनावों को जीत दिला पाए? इस बात को आप मान रहे नहीं हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ। मैं ऐसा नहीं मानता। हम्म। रणनीतिकार है, सब कुछ है कांग्रेस के पास, ऐसा नहीं है। तो हमें प्रबल है, हमें अभी उज्जैन का नहीं आ पाया है, उज्जैन का काम हो सके। अभी टाइम फैक्टर है, रणनीतिकार भी है, सलाहकार भी, सब कुछ है। प्रशांत जी ऐड हो जाते हैं। ऐड होने से, चूंकि देखिए ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी सब जगह अपना कर ही पाए। आज ममता बनर्जी के साथ जो काम किए, उनको जीत दिलाया, लेकिन फिर यूपी में जो कांग्रेस और सपा का था उसमें तो वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो इस ढंग से बहुत सारी बातें हैं, हर कोई हर जगह सक्सेस हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। लेकिन ऊपर से एक सलाहकार की जरूरत है, वो ले सकते हैं, उनका सलाह हो सकता है। और भी कोई ना कोई आएंगे, पीके एक ही ऐसा थोड़ी कि भारतवर्ष में वही एक सलाहकार हैं जो सभी पार्टी को। जिस समय आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बात, तो पीके आए जरूर, लेकिन पीके ही जिता दिया ऐसा भी नहीं। जनता का भी डिमांड होता, जनता भी चाहती है कि हमको क्या करना आगे दिशा। जनता को देखिए, ये लोकतंत्र है। हम लोग पढ़ते थे कि लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन, पब्लिक को जितना मूर्ख बना लीजिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ में, आर्थिक आड़ तो चला गया, आर्थिक स्थिति इस देश की कहाँ है, रोजगार कहाँ है, बेरोजगारी कितनी है, ये सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ धर्मांध के नाम पे लोगों को लोग मूर्ख बना करके आज शासन में है, जबकि देश की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति काफी चरमराई हुई है। मोदी जी इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? वो ले जाना चाहते हैं कि हम इसको अमेरिका की तुलना करेंगे, हम रूस की तुलना करेंगे, लेकिन रूस में क्या जनसंख्या है, रूस की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, यहाँ कितने किसान हैं, कितने गरीब हैं, ये सब को देख करके सिर्फ हम चाहेंगे कि अपना आर्थिक स्थिति ऊपर पर मजबूत कर लेंगे और जनता यहाँ भूखे मर जाएगी। जनता को केवल सब्सिडी पे जिंदा रखना पड़ेगा। तो ये देखने का चीज। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी हों या कोई भी रणनीतिकार होंगे, जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आई तो कहीं न कहीं जनता का एक समर्थन होगा और पीके जी का भी साथ हो गया, ऐसा होता। आएंगे राहुल जी, आएंगे आपके पास। एक कमेंट ले लेते हैं मोहित रंजन जी का। मोहित जी, क्या कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर? कोई साबित हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में और भी नेता हैं इनके जो अगर पद संभालें अध्यक्ष का, या अगर ये लोग इस्तीफा दे दें तो कांग्रेस थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, जो अभी नहीं है। प्रशांत किशोर के आने से काफी बदलाव आ सकता है सरकार में, काफी सीटें और शायद और कुछ सीटें आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी के बराबर प्रशांत किशोर आने के बाद ही कांग्रेस खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि विपक्ष में आ जाए या फिर विपक्ष में आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन अभी तो ये हालात हैं कांग्रेस को लेकर की डूबती नैया है, और इसमें सवार सारे जो भी नेतागण हैं वो सब डूब रहे हैं। और भी अच्छे नेता है कांग्रेस में, उनको भी जगह देनी चाहिए, लेकिन अगर ये परिवारवाद खत्म हो तब तो, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, राजेंद्र सिंह कौल बट्टल हुए, तो इन लोगों को भी जगह देनी चाहिए, कतई इन लोगों को भी जगह देनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को भी जगह नहीं दी जा रही है। परिवारवाद खत्म हो जाए, उसके बाद कांग्रेस सबर हो जाए। तो अगर इन लोगों का घमंड, इन लोगों का जो गांधी परिवार है, इन लोगों को थोड़ा विवेक इनका काम करे, तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक रिटरी जाए, आराम से वहाँ पर रहे, आनंदमय जीवन जिए। इंडिया में, भारत में अभी लोगों ने जितना कहना था लूटना तो लूट लिया, काफी घोटाले की इन्होंने।
तो इनको वापस चले जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रशांत किशोर के आने से थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। जी। अरे भाई भारत के नागरिक हैं, भारत से छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? अरे भारत के नागरिक हैं, लेकिन ये भारत के जो नागरिक थे ना, ये क्या नाम है इनका, नेहरू परिवार, ये इटली से आई, ये सोनिया गांधी हैं, इटली की हैं। जब भारत के नागरिक से अब तो वो बचे ही नहीं गांधी परिवार में, तो इन लोगों को तो इनके पास तो अलग अलग देश की नागरिकता भी है। और अगर भारत से इनको इतना ही मोहब्बत है भारत से, तो नागरिकता दूसरे देश की छोड़ें और यहाँ पर अपना इटली क्यों चले जाते हैं राहुल गांधी? बार बार चुनाव हारने के बाद, बार बार अपने आप को पप्पू साबित करवाने के बाद इटली क्यों चले जाते हैं? कभी अमेरिका चले जाएंगे, कभी लंदन चले जाएंगे, क्यों चले जाते हैं? तो इनको थोड़ा समझना चाहिए, भारत के नागरिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत को ही लूट लें। थोड़ा सा नागरिकता, सच्चा नागरिक बनना चाहिए। भारत के भविष्य के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने जो है वो विदेशों में अपने घर बनवा लिए हैं। भारत में तो उनका घर है, ठीक है, लेकिन रह रहे हैं वो विदेश में। भारत में कभी कभी टूरिस्ट प्लेस की तरह आते हैं। विदेश में घर बनवाना इज डिफरेंट थिंग। विदेश, देखिए दो चीजें हैं, आप नेता हैं, आप भारत के भविष्य को तय कर सकते हैं। आपका भारत में रहकर भारत के लोगों के लिए सोचना जरूरी है। भारत का बच्चा जानता है, आज हर युवा जानता है, जो पिछले हमारे जो बुजुर्ग हैं, भूतपूर्व जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी जानते हैं कि गांधी परिवार की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। और सोनिया गांधी एंटेनेली में, पता नहीं नाम क्या इनका, इटली में वहां पर, ये कहाँ से आई ये सब जानते हैं। तो मैं अगर बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान से आऊँ तो मुझे पाकिस्तान से प्यार होगा, मुझे भारत से क्या लेना देना। अगर मैं भारतीय हूँ तो मुझे भारत से प्यार होगा। बीजेपी बराबर जो आरोप लगाती रहती है कि 70 चलता होगा ना, तो इनसे प्यार तो मोहब्बत तो इटली से होगा। तो इस्तीफा दें, ये इन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा, बिजनेस बना रखा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए और नेताओं को जगह देनी चाहिए, ताकि कांग्रेस का अस्तित्व थोड़ा बहुत बचा रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई और नेता बन जाएगा मोदी के सामने या कोई और अध्यक्ष का पदभार संभालेगा तो बिल्कुल ही सूरज की रोशनी की तरफ चमकते रहेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत जो अस्तित्व है वो थोड़ा बचा रहेगा, ताकि हम भी अपने बच्चों को कहें कांग्रेस कभी थी जिसकी सरकार चलती थी, आज कांग्रेस ये हालत है कि एक एमएलए बच्चे अपने बच्चे को तो ये कर सकते हैं, नहीं तो अपने बच्चे को कहने के लायक ही नहीं रहेगी। आपने बहुत नजदीकी से विश्लेषण किया है सभी राजनीतिक दलों का। किसी एक ऐसे राजनीतिक दल का बताइए नाम जो कि बिजनेस बना करके ना बैठी हो, किसी एक ऐसे राजनीतिक दल का, राजनीति को। भारतीय जनता पार्टी, आप साबित कर दीजिए कि ये बिजनेस की धंधा कर रहे हैं राजनीति में आकर, आप साबित कर दीजिए, कर सकते हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सीके ठाकुर साहब साबित करने के लिए बैठे हैं। उसके लिए सीके ठाकुर साहब हैं, उसके लिए सीके ठाकुर साहब हैं, उसके लिए सीके ठाकुर साहब है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि आप साबित कर रहे हैं ना कांग्रेस को कि बिजनेस कर रही है। ये बिजनेस तो कर ही रहे, मैंने तो साबित कर दिया। और इनका अरे 70 साल सुन लीजिए, हालांकि जवाब देना चाहिए सीके ठाकुर साहब को। अरे रुक जाइए भाई, अरे रुकिए भाई, मोहित जी रुकिए, अरे सुनिए भाई, एक सेकंड सुनिए पहले, अरे सुनिए मोहित जी, पहले सुनिए, बात सुनिए पहले। अरे सुन लीजिए भाई, आप ये बता रहे हैं सोनिया गांधी इटालियन है, ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है, ठीक है। पहली बार, अरे सुन लीजिए पहले तो आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, अपने शब्दों की मर्यादा आप रखिए। आप अपने शब्दों, आप क्या नाम बता रहे हैं, आप किसी को क्या पप्पू बोल रहे हैं। अगर सुनिए, अगर आपको इतनी देर से कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टेलीविजन पर बैठ करके बोलेंगे। पहले आप अपने शब्दों की मर्यादा को, गरिमा को अपने संभालिए। मोहित जी, पहली बात आप अपने शब्दों को संभालिए, आप अपने शब्दों को पहले आप मर्यादित करिए। किसी भी राजनीतिक दल के, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के लिए हो, आप किसी के लिए आप शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं देशद्रोहियों के लिए तहजीब में नहीं रह सकता, मैं अपने तहजीब को खो दूंगा, क्योंकि पहला देश है, पहले देश आता है, उसके बाद कोई सरकार आएगी, कोई इंसान आएगा, पहले देश आएगा, समझिएगा। तो क्या आप भारत की जनता को मूर्ख बता रहे थे क्या, जो इतने दिनों से कांग्रेस सत्ता पे थी? अरे मूर्ख नहीं, अब तो भारत की जनता समझदार हो चुकी है। नहीं, अभी तक मूर्ख थी, अब समझदार हो गई है। अभी तक मूर्ख थी नहीं, अभी तक मूर्ख थी।
जब तक गिराए जाएंगे, जब तक गिराए जाएंगे। नहीं, अभी तक मूर्ख थी, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए आप, अभी तक मूर्ख थी? अरे आप लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं, भारत की जनता समझदार हो चुकी है, इसलिए अरे समझदार हो चुकी है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए भाई। आप समझदार हो चुकी है, अभी तक मूर्ख थी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है आप समझदार हो चुकी है, इसके पहले तक मूर्ख थी? भारत की जनता समझदार हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि बच्चों तक हर एक चीज की खबर पहुंच रही है। बच्चा जानता है कि कौन सही और कौन गलत है, इसलिए तो उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया कांग्रेस को। आप लोगों के दिमाग में ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस में और कोई नेता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि इन लोगों को, गांधी परिवार को, और पहली बात, आप अपनी अपडेट बढ़ाइए, आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। पीके ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि वो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होना चाह रहे हैं। आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। पीके ने 600, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए मोहित रंजन जी, सुन लीजिए, पहले तो आप अपनी अपडेट को बढ़ाइए। पीके ने 600 पन्ने का जो प्रेजेंट, एक सेकंड राहुल आनंद जी आ रहे हैं आपके पास। अब मोहित रंजन जी सुन लीजिए, पीके साहब ने 600 पन्ने का जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें ये बात जरूर कही है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष होना चाहिए। अगर आप लोग कैपेबल हैं सरकार को लाने में, कांग्रेस को दोबारा स्टेबल करने में, तो वो लोग भाग क्यों रहे हैं? आप लोगों के अंदर कैबिनेट खत्म हो चुकी है या आप लोगों के ऊपर से विश्वास मर चुका है? मोहित रंजन जी कुछ भी टीवी पर बैठ के बोलेंगे, मतलब कुछ भी बैठ करके बोलेंगे? ऐसे आप हर जगह करते हैं क्या? आप हर जगह ऐसे करते हैं क्या? कुछ भी बोलेंगे बैठ करके? अरे बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आप बोले जाएंगे। बंद करिए मोहित रंजन जी की आवाज, बंद करिए मोहित रंजन जी की आवाज। राहुल जी आप बोलिए। राहुल जी देखिए अमित जी मुझे बोलने दीजिए। राहुल जी आप बोलिए। अमित जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए क्या है कि ये जब हम एक स्वस्थ वातावरण में जब बहस करते हैं तो हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। और जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस को स्वयं अपने आप पे आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस ने पीके को ज्यादा तजुर्बा देकर अपने आप को ये बता दिया कि उन्हें किसकी आवश्यकता ज्यादा है। और जहां तक बात देश के भविष्य का है, जो सीके भाई साहब एक बात कह रहे थे कि जनता को मूर्ख बनाते हैं, लोकतंत्र में वही राज करते हैं जो मूर्ख बनाकर राज करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 70 साल जब आपने राज किया तो इसका मतलब आपने जनता को मूर्ख बनाया। तो ये शब्द का प्रयोग ना करके हम अगर ये करें कि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता को देश के हित में किए गए कार्यों का व्याख्यान चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि हमने क्या किया अपने कार्यकाल में, हमने कितने सारे प्रोजेक्ट लाए और हमने कितने रोजगार दिए। जो ये सरकार करेगी, जो भी सरकार करेगी, वो सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन जहां तक बात हम पे एक आरोप हर वक्त लगाया जाता है कि ये धर्मों के आधार पर राजनीति करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम अगर सनातनी हैं तो हम सनातनी ही बात करेंगे और जो गलत है चाहे सही है हम दोनों को सपोर्ट करेंगे। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, वो उस मंदिर में भी हनुमान चालीसा बजना बंद हो गया जहां मस्जिद में माइक को कम कर दिया गया। तो ये विश्लेषण लाना पड़ेगा। इस तरह की पारदर्शिता वाली राजनीति करनी होगी, ना कि आपके महाराष्ट्र में कोई अगर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का जिद करता है तो आप उसको जेल में डालें, या फिर मंदिर जो 300 साल पुराना मंदिर है उसको पल भर में धाराशाही कर दिया गया। तो वहां भी लोकतंत्र और मर्यादा और हिंदुत्व के आत्मविश्वास और बल को ठेस पहुंचता है। तो ये अंतर जरूर करना होगा और इस अंतर को समझना होगा, तभी जाकर स्वच्छ राजनीति हो पाएगी। मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं कि हमने लोगों को आत्म बल के साथ आगे बढ़ाया है, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और हाँ, जो गलत है उसको गलत भी कहते हैं। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आपने मस्जिद से आपने लाउड स्पीकर उतरवा दी तो मंदिरों को आपने छोड़ दिया। हमने दोनों जगह समान कानून के तहत समानता की बात की। यही एक सच्चाई और यही एक अच्छाई भी है भारतीय राजनीति में बने रहने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में अगर आप जाते हैं जनता के बीच में चुनाव के लिए और अगर उस समय जनता को ये याद आ जाए कि मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है तो क्या वो वोटिंग करेगी? हो सकता है कि जो प्रतिशत आपको मिलना हो वो ना करे। इसलिए जनता का सम्मान निश्चय ही होना चाहिए और करना चाहिए। और जनता जब भी अपने अदालत में नेताओं को खड़ा
करे तो उस अच्छा, वक्त क्या उनके लगता है प्रश्न के सवाल राहुल जी? का जैसे जवाब ठीक है, देने के लिए भी ये आपको सारी खड़ा अपनी रहना जगह, ये होगा। बातें अपनी जगह है, क्योंकि ये टॉपिक दूसरा है। अगर क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में एंट्री उनकी होती है, तो उनकी जो रणनीति होती है, रणनीति के तहत क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वास्तव में आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव हैं जिन राज्यों में, चाहे गुजरात का जिक्र करें चाहे हिमाचल का जिक्र करें, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी कठिनाई भरी डगर हो सकती है क्या? देखिए योगेश भाई, एक सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उन सारे को चुनावी रणनीतिकारों की आवश्यकता होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देश के अंदर जो एक हवा चलती है विकास की, और खास करके उन मुद्दों को लेकर कि जहां आप अपने आप को स्थापित कर सके, जड़ आपकी मजबूत हो, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल है, क्योंकि अब तक हम जनता के दिल में जगह बना चुके हैं। और प्रशांत किशोर जी जिस पार्टी का भी समर्थन करेंगे वो करें, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उनसे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ये कहूं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी सही होगा, क्योंकि जनता आज के समय में रिपोर्ट कार्ड मांगती है। तो उस रिपोर्ट कार्ड को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री जनता के बीच में रहते हैं और अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी सरकार ने आज तक ये नहीं किया है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो पारदर्शिता के साथ कार्य करेगा उसको जनता बिल्कुल बुलाएगी और पुनः मौका देगी जी। इसलिए 2024 तक और 2029 तक तो कोई वैकेंसी मुझे तो नजर नहीं आ रही है। ये लीजिए वैकेंसी बोल सीके ठाकुर साहब जी। आनंद राहुल आनंद जी ने तो कह दिया है कि दरअसल कोई वैकेंसी नहीं, तो आप एप्लीकेशन ही मत डालिए। मतलब चुनाव चलिए, ये चुनाव तो लड़ेंगे कि नहीं अभी आप? ये तो होना ही चाहिए। लोकतंत्र है तो लोग अपनी अपनी ताल ठोकते ही हैं। हाँ, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे राहुल जी, हाँ, तो वहां आपने देखा होगा कि जिस ढंग से जनता का रूप था, हम्म, तो हम कहीं सवाल नहीं उठा रहे। हम्म, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरी हालत खराब है, पूर्व में हम कहीं अच्छे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो हुआ क्या? उल्टा दिखा। पूर्व में अखिलेश जी आ गए, उत्तर पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी आ गई। कहाँ क्या होना है, तो ये विश्लेषण अभी से नहीं कर सकते। जब समय आएगा तो सब ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि देखिए, चुनाव क्या है कि आप कितना भी ताल ठोक लीजिए, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा लिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ भी नहीं होता। ये सब होता है तब है 2 दिन पहले आप क्या मेहनत कर पाते हैं। उस रिपोर्ट कार्ड से कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा मैं मोहित जी चूंकि बहुत कुछ बोल गए थे, 2 मिनट में उनको उनके बातों को कह देना चाहता हूँ कि मोहित जी, मुझे लगता है कि आरएसएस यूनिवर्सिटी से जो कुछ व्हाट्सएप का जो चलन पूरे देश में चलता है सोशल मीडिया पे, उसका वो कहीं से पढ़ लिख करके काम करते हैं। जहाँ लोग बताते हैं कि नेहरू जी के बारे में कि वो मुसलमान थे, तो ये सब टाइप की बातें वो लाते हैं। राहुल गांधी जी भी एक इंटेलिजेंट पर्सन है। राहुल जी, मैं बैठा हूँ उनके साथ, जब वो झारखंड पे, बिहार पे जब चर्चा हो रही थी, तो एक एक प्रखंडों का वो मेरे साथ बैठ के चर्चा की। कहाँ क्या है नहीं है, वो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी को लोग, उनको मैंने कहा ना कि वो कहाँ से पढ़ के आगे पप्पू कह रहे हैं। माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो भी पढ़े होंगे, लेकिन एक एक प्रखंड और उनको आइडिया नहीं होता। उनके भी सलाहकार वहां से रिपोर्ट बनाते हैं कि इस प्रखंड में ऐसे है, यहाँ का ये ऐसे रिपोर्ट है, यहाँ ऐसे बोलना, ऐसे करना है। तो हर आदमी को, या मैं हूं या आप रहे हो, मुझे कर्नाटक का बहुत कुछ पता नहीं हो सकता, केरल का बहुत कुछ पता नहीं हो सकता। तो मोहित जी कहीं न कहीं से, ये मुझे लगता है कि उस बीमारी से ग्रसित हैं जो व्हाट्सएप वगैरह में पढ़ के लोग देखते हैं। तो ये सब हमको इग्नोर करने की जरूरत है, क्योंकि यह राष्ट्र है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जो है बल देने की जरूरत है। आज निश्चित रूप से देखिए, धर्मवाद हावी है। आज भारतीय जनता पार्टी, मैंने जो रिपोर्ट देखा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं व्हाट्सएप से कर रहा हूँ, इंटरनली मैं बात बता रहा हूँ। अभी अमित शाह जी गया आए थे, बोध गया आए थे 4 दिन पहले, वहां कह के गए कि यहाँ के मंदिर ये है, लेकिन भीतर की बात है कि वो 100+ मंदिरों को टारगेट किए हैं। वहां से कौन कौन सा लोकसभा प्रभावित होता है उस मंदिर से वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज धर्म जो है, हिंदू धर्म पूरा हावी है। तो हम हनुमान चालीसा, रामचंद्र जी, ये सब को लेकर के आएंगे, सारे मंदिर को टारगेट करके 2024 का चुनाव को जीतने का काम करेंगे। देखिए, यहाँ आर्थिक स्थिति देश की क्या चल रही है, इस पर कहीं किसी को चर्चा की जरूरत नहीं है।
बेरोजगारी इतनी हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, इस पर कहीं कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। इतने हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, है, लेकिन हॉस्पिटल आपने केवल आपने एम्स ये जो कहीं बात कहीं बता बनाने आपने की ये जो बात जरूरत बताई, बना देने से नहीं हो जाएगा। सीके ठाकुर साहब जी, प्रखंडों में जो हॉस्पिटल है काफी बने हुए पड़े हुए हैं, उसमें उसको स्टाफ भरने की जरूरत है, डॉक्टर भरने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। मतलब हर जगह नियुक्तियां चाहिए, बैंक से नहीं, लेके हर जगह लोग बेरोजगार, वहाँ सीट्स खाली है, रोजगार हो नहीं रहे हैं, लोग भर नहीं रहे उस ठीक है, सीट को। ठीक है, इसकी वो जरूरत है, चीजें इस और कहीं कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, जनता को सिर्फ लग रहा है कि हम यहाँ पे आ गए हैं और हमको सिर्फ अपने धर्म के आधार पर आगे बढ़ जाना, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, ये सब धर्म में बांट करके राजनीति चल रही है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए पीके आ रहे थे, तो पीके चूंकि उनकी एक रणनीति थी, प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे अभी, और भी हो सकता है कि फिर से आएंगे वो, यदि वो टीआरएस को छोड़ देंगे या अन्य जगह अपना मुंह भंग करेंगे तो हो सकता है कांग्रेस से जुड़ेंगे, नहीं तो और भी सलाहकार आएंगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सलाहकार या फिर वहाँ जो नहीं, सीके ठाकुर साहब रणनीतिकार है जी, वो मर गए हैं। आप समय है, मैंने बार बार कहता हूँ कि समय प्रबल है, भारतीय जनता पार्टी लोग का डिमांड क्या बना दे रहा है वो हो रहा है। इसलिए वो आवश्यकता नहीं है कि प्रशांत जैसे लोग आएंगे तभी हो पाए। अभी भी कांग्रेस काफी आगे जाएगी। 2000 चुनाव में अभी नहीं कर सकते हैं, चुनाव के 2 रात पहले हम क्या रणनीति बना करके उतरेंगे उस पर डिपेंड करता है। आवाज नहीं मिल रही क्या सीके ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज तो मिल रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, आपने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आपने कहा कि इतने मंदिर, सैकड़ों मंदिरों को आपने बताया टारगेट किया गया है। तो क्या आने वाले समय में अगर प्रशांत किशोर आ भी जाते हैं आपके पास, तब तो फिर ढक के तीन पात रह जाएगा मामला? क्योंकि जब अगर हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी ही, और हिंदुत्व का जो रुझान रहेगा वो बीजेपी के प्रति रहेगा, बीजेपी की तरफ रहेगा, तो ऐसे में तो वो प्रशांत किशोर आए और चाहे ना आए, तब तो आपकी सारी रणनीति की धरी रह जाएंगी, कोई काम ही नहीं आएगी तब तो। ऐसी संभावना हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन अब हमको उस जो जनता का क्या डिमांड है, मान लीजिए कि हमको कितने प्रखंडों में कहाँ बजरंगबली का मंदिर बना देना है, बनवाना है, कहाँ हिंदू मुद्दे पर बात करनी है, कहाँ मुस्लिम मुद्दे, ये सारे मुद्दे पर कांग्रेस को भी आना पड़ेगा। क्योंकि धर्म जहाँ हावी हो, जहाँ बहुलता जिसकी होती है, तो वहां पे चूंकि लोकतंत्र है, तो वहां लोगों के लिए करना पड़ेगा, फिर ये होना चाहिए। राहुल आनंद जी, ये देखिए, सीके ठाकुर साहब जी ने कहा कि दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है देश में, धर्म को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, और आने वाले समय में भी पूरा प्री प्लान है कि कैसे कहाँ पर क्या करना है, किन मंदिरों को लेकर के कहाँ पर हनुमान चालीसा करना है, कहाँ पर रामायण करनी है, कहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाना है, कहाँ पर क्या कुछ नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप पहले से प्री प्लान कर चुके हैं। जो बातें बोली कि ये हिंदुत्व का नाम लेकर बात करते हैं, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, तो मैं हिंदुत्व की बात बिल्कुल करूंगा। चलो, थोड़ी देर के लिए हमने माना, लेकिन आपने क्या किया? आपने राजस्थान के अंदर जो मंदिर को तोड़ा, क्या वो आपका प्लान था या नहीं था? क्या आप किसी अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए प्रेरित थे या नहीं? कहने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, वो तो मैंने बोला, उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी विवाद चल रहा है, ये पूरा प्री प्लान्ड है बीजेपी का, ये आप करवाते हैं ऐसा जानबूझ करके, ताकि आपका जो मोटो है वो सिद्ध हो पाए, आपकी वोट बैंक की राजनीति जो है वो सार्थक हो सके। ये जो दंगा है और जो हो रहा है, जो झगड़े हो रहे हैं, इन सब को लेकर के ये आप करवाते हैं, ये सीके ठाकुर साहब कह रहे हैं। देखिए, अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जो घटना घटी है, वो निर्दलीय सांसद हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी की सांसद नहीं है। और जब हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि ये उनका अधिकार है, तो ये उनके अधिकार के समकक्ष ही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये ठाना और अपने विचारधारा को व्यक्त करने के लिए वो मातोश्री चली गई। और दूसरी बात अगर हम कहें तो कांग्रेस के लोग जब भी बैठते हैं हमारे साथ, जितने भी लोग बैठते हैं, वो इस बात पे जरूर आते हैं, जो कहते हैं बार बार कि ये बीजेपी का सोचा समझा रणनीति है। इसके पहले 2014 के पहले इनकी भाषा क्या थी आपको पता है? मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2014 तक इनकी भाषा थी कि यह सांप्रदायिक पार्टी है, अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो देश में मुसलमानों के लिए कहर बरस जाएगा, जो ये कहा करते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए और मुसलमानों के हित की जब बात कर ली, तब जाकर इनका परसेप्शन चेंज हो गया। उसके बाद इन्होंने नाम लगा दिया चौकीदार चोर है। उसके बाद फिर जनता हमारे साथ खड़ी हो गई। ठीक उसी प्रकार ये उन चीजों को जरूर कहते हैं। और जब भी ये हमारे साथ ये माननीय पैनलिस्ट लोग बैठते हैं तो उनको भी पता होता है सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी
ये उस बयान को इसलिए देते हैं क्योंकि ये इनके डीएनए का एक हिस्सा है। मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में वही पार्टी राज करेगी जो जनता के ऊपर अपने कामों का व्याख्यान कर पाएगी और उनको ये समझा पाएगी कि हमें क्यों चुना जाए, तब जाकर होगा। और जहां तक हिंदू आस्था का सवाल है तो मैं अभी भी कहता हूँ कि एक राजीव गांधी जी का भी शासनकाल था जिस समय उस मंदिर का ताला तोड़वाया गया था, और ये उसी कांग्रेस का शासनकाल था जब सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया गया था, प्रूफ करने की बात की गई थी। तो ये जो दोहरी बात जो चलती है कांग्रेस के अंदर, और यही नहीं, जब शारा बानो जैसे केस के ऊपर राजीव गांधी जी को अपने द्वारा बताए हुए अधिकारों को वापस ले लेना पड़ा, तो एक वो भी कांग्रेस है और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी है। जब मुस्लिम समाज में महिलाओं को शोषित होते हुए देखते हुए ट्रिपल तलाक खत्म करती है, तो फर्क साफ है। हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हम नौकरी तो देते हैं, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। ये फर्क है हमारे पॉलिटिक्स करने के राजनीति करने के तरीके में। चाहे वो आप विदेशी नीति के ऊपर भी अगर चर्चा कर ले तो विदेशी नीतियों में भी जो कूटनीति जो है भारत की, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत की, उसमें भी हम अव्वल आ रहे हैं। तो ये समझना होगा कि अब वक्त बदल गया है। मैं अगर हिंदू मुसलमान करूंगा तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, मुझे वोट मिलेगा अपने आप को जागरूक कराकर, अपने द्वारा किए गए कार्यों को बखान कर और अपने द्वारा बढ़ाए गए मान सम्मान और प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तब आज आप देख रहे होंगे कि कभी जब हमारे यहाँ अमेरिका से कोई आता था, राष्ट्रपति आते थे, तो हमारे यहाँ लोगों में लाइन लगा रहता था मिलने के लिए, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री को भी लाइन में लगना होता था। और आज देखिए, आज कैसे वो गले मिलाकर हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो ये परिस्थिति में परिवर्तन तो जरूर आया है। अब बस समझना ये है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, मोटोकॉर्प्स थी, वो जो है देश छोड़ करके पलायन कर रही हैं, देश छोड़ करके जा रही हैं। टेस्ला जैसी कंपनी, तमाम सारी कंपनी। कल भी सुनने में कोई आया, किसी का फोन मेरे पास आया कि भैया कोई कंपनी जा रही है। मैंने कहा भाई इतने बड़े लोगों से मेरा संबंध नहीं है, परिचय नहीं है। हमने कहा जा रही होगी, अपना कारोबार समेट रही होगी, वो सरकार का काम है, कंपनी का काम है, आपस में क्या कैसे कर रही है। कल भी कोई कंपनी का ये सुनने में आया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक मैन जैसी कंपनी थी जो ट्रक बनाती थी, ठीक है, और भी कुछ कंपनियां थी जो भारत में कार्य करती थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद उनका यहाँ से पलायन हो गया। वो ऐसा इसलिए भी हो गया क्योंकि भारत के जो मानकों को नहीं मानेगा, जो भारत के अंदर भारत के कानून को मानकर अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको जाना होगा, उनको पलायन करना होगा। लेकिन हम अगर कोई गया है तो हमने उन कंपनियों को वापस भी बुलाया है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। जैसे कि आप नोएडा का अगर आप उदाहरण उठाते हैं तो नोएडा के अंदर आज जो कंपनियां मेक इन इंडिया की जो हम बात करते हैं, तो मेक इन इंडिया के तहत हमने कुछ कंपनियों को बुलाकर यहाँ पे भी कार्य शुरू कराए हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर लिए, जो हम उन्नत प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सारे निवेशक आ गए जो कार्य कर रहे हैं। तो ये भी हमारी एक उपलब्धि है जो कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएट करेगी। यही नहीं, जो फिल्म सिटी की जो बात की जाती है, आज देश में गिने चुने जगहों पर फिल्म सिटी है, आज आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भी फिल्म सिटी बनने जा रहा है, तो रोजगार भी सृजन होगा, साथ साथ उत्तर प्रदेश का मान सम्मान भी बनेगा। बिहार की बात कर ले अगर हम, तो बिहार में इथेनॉल जैसे प्लांट का जो 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर 30 अप्रैल को उसका उद्घाटन होने जाना है, वो सुपौल में है, और माफ कीजिए वो पूर्णिया में है। तो कहीं ना कहीं कंपनियां आ भी रही हैं जो भारत के कानून के तहत कार्य करेगी। वो सारी कंपनियों का सम्मान है हमारे देश में, और हम चाहेंगे कि अब वैसे कंपनी भी आए जब भारत के अंदर जिसे एक गेट पे ही सारी चीज मिल जाए। ठीक, सीके ठाकुर साहब जी, देखिए मतलब इतना कुछ आनंद जी ने बता दिया, सब कुछ का निचोड़ अगर कहें तो एक ही चीज आ रही है कि दरअसल कोई रणनीति नहीं, कोई प्रशांत किशोर नहीं, मतलब ये अब प्रशांत किशोर लाइए, किसी दूसरे रणनीतिकार को लाइए, ये सब कोई काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो केवल आपका काम, यानी सरकार के द्वारा, पार्टियों के द्वारा जो काम किया जाएगा जनता के लिए, जनता के हित में, वही काम आएगा और तभी आप सत्ता पर आ सकते हैं। जी जी योगेश भाई, देखिए राहुल जी को मैं सुन रहा था, राहुल जी ने कहा कि मुस्लिमों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो ऐसा होगा। ये मुस्लिमों द्वारा नहीं किया जा रहा था, ये सत्ता में आने के लिए एक रणनीति बनी थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा। आरएसएस के द्वारा ऐसे कहा जा रहा था। हम लोगों ने भी इस पर चर्चा किया था, हम लोगों ने उस पर डिटेक्ट किया था कि कौन सी कहां से बातें आ रही थी। ये आरएसएस के द्वारा फैलाई गई बातें थी
दूसरी बात, जो नेक्स्ट चुनाव में कहा कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर से भी बड़ा उपाधि उनको दे सकते हैं राहुल जी, क्योंकि इस देश का जितनी प्रॉपर्टी है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, उसको कौड़ी के भाव में प्राइवेट लोगों को आप बेच रहे हैं। आप देखिए, केरल से एक कंपनी को अभी बेचा जा रहा था, केरल की सरकार ने कहा कि भाई आप मुझे दे दो, मैं चला लूंगा उसको। तो कहा नहीं, कोई राज्य सरकार उसको नहीं चला सकता। सिर्फ जो देश नहीं चलाएगा, मैंने राष्ट्र नहीं चलाएगा तो राज्य नहीं चलाएगा, उसको प्राइवेट कंपनी को ही देना, ये नियम बन गया है। आप इससे बड़ा उपाधि क्या दे सकते हैं? चौकीदार चोर नहीं तो उससे बड़ा उपाधि दे सकते हैं, क्योंकि देश के एक एक प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। आपने कहा कि बिहार में पूर्णिया और सुपौल में 2 जगह इथेनॉल का प्लांट लग रहा है। लगे, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, नीतीश कुमार जी के शासन में ये अच्छी बात है, लेकिन बेच क्यों रहे हैं आप? रेल, सेल, भेल, इन सब सारे इनके पार्ट बेच क्यों रहे हैं? इसको और दीजिए, लोगों को रोजगार चाहिए ना। आप रोजगार के लिए उसको एथेनॉल का प्लांट लगा रहे हैं, फिर प्राइवेट कंपनी को बेचने का क्या तात्पर्य है? सरकार उसको अच्छे से चला सकती है, आप राज्य सरकारों को दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए चौकीदार क्या है, चोर है, क्या है, वो तो हम लोगों ने कहा, लेकिन जनता को शायद ये पसंद नहीं आया। देश को देखिए जिस ओर ले जा रहे हैं, अब प्रशांत किशोर जी आएंगे या जो भी आएंगे, वो एक रणनीति बनी, कुछ न कुछ फायदा होता है उस पार्टी को, लेकिन जनता को अपने इस पर निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको आगे करना क्या है। कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, जिसने 70 साल तक इतना बड़ा बड़ा इंफ्रा दिया, लोगों को नौकरी दी। आज जहां पे बोकारो स्टील प्लांट में 60,000 एम्प्लॉय थे, आज सिमट करके 9,000 पे आ गया। जहां 14 मिलियन टन 14 धमन भट्टी बनना था, वहां घटा करके 3 धमन भट्टी जिंदा रखे हैं मोदी जी। तो ये सब देखने की चीज है, जनता को ये दिखती नहीं है। आज धर्म के आड़ में सब कुछ जनता भूल गई है, बेचारी जनता। इसलिए जनता को देखना है, हम लोग तो उसको आंख खोल ही रहे हैं। तो रणनीति क्या है कांग्रेस की? रणनीति है कि जनता के बीच हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी विफल रही है इस देश में, लोगों को अब देखिए 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि हम फूड का सप्लाई दे रहे हैं, उसको फूड चावल मुहैया करा रहे हैं, और अब दाल भी देंगे उसको। भाई दाल चावल का कितने लोगों को जिंदा रखेंगे? उनको नौकरी दीजिए ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी आगे बढ़ेगा। जिस ढंग से ये सिस्टम था, उस सिस्टम को तोड़ मरोड़ करके मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दिया है। अब लोग पुनः पाषाण काल में जा रहे हैं कि लोग अपने गांव में सिमट करके रह जाओ, अपने गांव में चावल बेचो, अपने गांव में दुकानदारी कर लो, अपने गांव में सब कुछ करो, आप बाहर मत जाओ। ये गलत नहीं, लेकिन आपकी बात तो समझने के लिए जनता तैयार नहीं ना। आप कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, वही तो आप लगातार अभी भी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आप लड़ रहे हैं, कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हारने के लिए लड़ रहे हैं, सारे चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप जनता के बीच में अपनी बात आप रख कहाँ पा रहे हैं? नहीं, रखा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता सुनने को तैयार हो तब ना। उसको तो सिर्फ चाहिए कि हमको धर्म के आड़ में सब कुछ काम करना है। तो आगे भी हालात ऐसे ही रहेंगे, आप ये मानते हैं? अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस ढंग से जनता को अपने पक्ष में लिया जाए और देश का विकास हो, ताकि जनमानस का विकास हो सके। हम लोग उसी पक्ष में हैं और उसी के तहत ये अपनी रणनीति बना रहे हैं कि जनता को किस ढंग से मोल्ड किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए कि आपके लिए धर्म नहीं पेट है और आगे भविष्य है आपका। तो देखिए, लेकिन जब जनता ये समझने के लिए तैयार नहीं होगी कि आखिर, क्योंकि धर्म सबसे पहले, जनता इस बात को, अभी आप इस बात को कह रहे हैं कि जनता इस बात को स्वीकार रही है कि वो धर्म के मुद्दे को लेकर के ही आगे चल रही है और उसी को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी को इतना प्यार लुटा रही है। और आगे भी मुझे लगता है कि आने वाले अभी दशकों तक ये ऐसे ही माहौल बनता नजर आ रहा है। तब आप क्या करेंगे? तब तो आपके हाथ खाली ही नजर आएंगे। एक संभावना हम लोग निकालेंगे। आखिर देश को तो बचाना है ना। देश जिस ढंग से गुलामी की ओर पुनः जा रही है, जिस ढंग से 1601 में अंग्रेज आया था यहाँ शासन करने के लिए और जनता को मूर्ख बना करके वो देश के एक एक चीज को बेच दिया, गुलाम बना लिया, आज उसी ढंग से कई कंपनियों को हम गुलाम हो रहे हैं, हमको पता नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए ना, देश तो जनता को समझाने की जरूरत है। ठाकुर साहब जी, विदेशों में डंका बज रहा है देश का, हर जगह जय जयकार हो रही है, क्या बात आप कर रहे हैं? राशन मुहैया हो ही रहा है, गांव-गांव में लोगों के लिए पहुंच रहा है, वो आप उस बात को स्वीकार रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, डेवलपमेंट को लेकर के अगर जिक्र करें तो तमाम सारी चीज हर जगह लोग रोज कहीं ना कहीं शिलान्यास, लोकार्पण हो रहे हैं। तो आप गुलामी का ही जिक्र कर रहे हैं, गुलामी कैसे भाई? सबको तो स्वच्छंद है, सभी तो आजाद हैं।
अब आप बताइए कि 80 करोड़ जनता को आप फूड सप्लाई कर रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, इसका मतलब तभी तो भूख दे रहे हैं, तब तो आप उसको चावल पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जनता को गुलाम बना करके उसके घर में राशन पहुंचा करके फिर कह रहे हैं जो हम कहेंगे वही करो, हम जो कर रहे हैं मुझे करने दो। अडानी अंबानी जैसी हजारों कंपनियां कैसे फ्लोरिश हो रही है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान की जो अपनी व्यवस्था थी, जितने पीएसयू से कैसे बेच दिए जा रहे हैं। एयर इंडिया जब भारत सरकार के पास रहती है तो घाटे में चलती है, जब टाटा लेता है तो वही टाटा उसी के माध्यम से बेनिफिट में चला रही है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आप साबित करती है कि जनता को मूर्ख बना करके आप शासन नहीं कर सकते। इसलिए हम उसी में संभावना तलाशेंगे कि कैसे जनता को समझा पाए और हम लोग पुनः सत्ता में आकर के देश के हित में काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। एक आखिरी कमेंट आपसे और कि क्या प्रशांत किशोर के अभी भी कांग्रेस में शामिल होने की कुछ संभावनाएं जताई जा सकती हैं क्या? निश्चित रूप से आ सकते हैं वो। एक अभी पहली दौर की बातचीत थी, हो सकता है फिर आएंगे वो। जब दोनों के बीच बातें बन जाएगी तो फिर आएंगे वो। बिल्कुल। चलिए ठीक है, खैर ये देखने वाली बात ये होगी कि अब आखिर प्रशांत किशोर आते हैं या नहीं आते हैं। अब आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से और प्रशांत किशोर की तरफ से, दोनों लोगों की तरफ से कह दिया गया है कि ना वो शामिल हो रहे हैं और प्रशांत किशोर ने कहा ना हम शामिल हो रहे हैं। खैर, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो लगातार प्रशांत किशोर को लेकर के जो अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अब क्लियर होता नजर आ रहा है और कांग्रेस अभी भी इस आश्वस्त में है कि प्रशांत किशोर अभी भी अन्य राजनीतिक दलों से नाता तोड़कर कांग्रेस में अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए कांग्रेस में उनकी सीट खाली है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।